हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं कंपनी लॉ के अंदर डॉक्ट्रिन। कुछ सिद्धांत आपके दिए गए हैं जिसमें आपके आता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और एक आपका आता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। तो ये आपके 3 डॉक्ट्रिन आपके कंपनी लॉ के अंदर दिए हुए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी कभी इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है या डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, या ये भी आ सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर होता क्या है। ठीक है, तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका आता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव जो नोटिस होता है, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत जो होता है, इसका एक दूसरा नाम होता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि सीमा नियम और अंतर्नियम सार्वजनिक प्रलेख हैं। इस नाम से भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, या ये भी आ सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस रचनात्मक सूचना का सिद्धांत क्या कहता है। तो इसका देखते हैं मीनिंग क्या कहता है। कंपनी अधिनियम की धारा 610 के अनुसार, मीन्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 610 क्या कहती है कंपनी एक्ट की, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ फर्स्ट आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये जो दो आपके प्रलेख हैं, जो आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं जो कंपनी को बनाने कंपलसरी होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैंने बताया था कि एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या होता है, सहायक प्रलेख माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी आर कंसीडर पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो क्या है एक तरह से पब्लिक डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आफ्टर दे आर रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाने के बाद, रजिस्टर करवाने के बाद ये जो प्रलेख होते हैं वो पब्लिक प्रलेख बन जाते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट आपके बन जाते हैं। सच डॉक्यूमेंट शुड बी अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो कि जनसाधारण होते हैं। जो जनसाधारण कौन से होते हैं? जो आपके पब्लिक, जितने भी आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो सारे आपके जनसाधारण होते हैं, जनरल पब्लिक होते हैं, जो आम जनता के सामने क्या किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई भी पर्सन रजिस्ट्रार के पास जो कि फ़ीस निर्धारित की गई है, जो भी फीस रखी गई है, उस फीस को पे करने के बाद, जो भी प्रिस्क्राइब्ड जो फीस है उस फीस को पे करने के बाद इन डॉक्यूमेंट्स का निरीक्षण कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, और कंपनी के बारे में चाहे उसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसे ले सकता है। तो ये क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो होता है वो एक तरह का क्या कहते हैं इसे, पब्लिक नोटिस होता है, जो क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उनको क्या करार करता है कि वो क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं। वो ऐसे पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं जो कि कोई भी पर्सन रजिस्ट्रार के पास एक प्रिस्क्राइब्ड जो फीस निर्धारित जो शुल्क दिया गया है उसकी पेमेंट करके उनको क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो ये तो था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यानी कि आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। इसमें क्या है, ये जो आपका सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इसमें क्या है कि जो भी आपके बाहरी पर्सन जो होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी पर्सन आपके काम करते हैं, जो इनके कंपनी के साथ क्या है रिलेशंस हैं, जो कंपनी के साथ क्या करते हैं ट्रांजैक्शन करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कंपनी के बारे में सारी जानकारी उनको होती है
क्योंकि वो ऑलरेडी जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसके बारे में उनको पूरी नॉलेज होती है, क्योंकि उनको वो दिखा दिया जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इसके दायित्व हैं, क्या लाइबिलिटीज़ बनती हैं, क्या इसकी कैपिटल है, सारा कुछ उनको बता दिया जाता है। तो ये मान लिया जाता है कि उनको जो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो पर्सन्स हैं उनको सारी नॉलेज होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड। तो उसके बाद ये कहा जाता है कि अगर उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में पूरी जानकारी है तो कहते हैं कि एक्सटर्नल जो पर्सन होते हैं उनको ये राइट हो जाता है, वे ये मान लेते हैं कि जो कंपनी के जो इंटरनल जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड जो भी कार्यवाही हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, वो पूरी कर ली गई हैं, वो ऑलरेडी डन हो चुकी हैं और उसे इस संबंध में इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की पूछताछ यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करने की ज़रूरत उनको नहीं है। ठीक है, तो इस विश्वास को, ये जो उनका ट्रस्ट होता है, ये जो बिलीफ होता है, इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो ये क्या कहता है कि जो आपके एक्सटर्नल जो पर्सन्स हैं, अगर उनको कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में पूरी नॉलेज है, ठीक है, तो वो ये मान लेते हैं कि जो आपकी कंपनी जो है उसके अंदर जो भी आपका इंटरनल मैनेजमेंट जो है उसके बारे में पूरी उनकी जो कार्यवाही है, जो भी वो काम कर रहे हैं उनके बारे में उनको जानकारी लेना ज़रूरी नहीं है। इंडोर मैनेजमेंट ने ऑलरेडी अपनी जो उसकी कार्यवाही है, जो उसके काम हैं, उनको पूरा कर लिया है, ये एक्सटर्नल पर्सन मान लेते हैं और वो किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, वो किसी भी प्रकार की इंक्वायरी नहीं करते। यही जो उनका विश्वास होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट कहते हैं। अब उसके बाद इसके कुछ अपवाद आते हैं, कुछ एक्सेप्शंस आते हैं ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के, जिसमें कि फर्स्ट आपका आता है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, अनियमितता की जानकारी। अगर कोई पर्सन जो कि कंपनी का जो इंटरनल जो इरेगुलरिटी है उसकी वास्तविकता यानी कि उसकी जो रियलिटी है या उसकी जो कंस्ट्रक्टिव जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में उसको पूरी जानकारी है, पूरी इन्फॉर्मेशन है, फुल नॉलेज है कि कंपनी की इरेगुलरिटी में चल रही है कंपनी, ठीक है, उसकी इरेगुलरिटी के बारे में पूरी नॉलेज है किसी पर्सन को, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करता है, कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करता है। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में वो पर्सन प्रिंसिपल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं उठा सकता, वो किसी भी प्रकार से उसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। उसके बाद आता है नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द आउटसाइडर, बाहरी व्यक्ति द्वारा लापरवाही। यदि क्या होता है कि यदि कोई पर्सन है जो बाहर से काम करने आता है, ठीक है, बाहर से कोई ट्रांजैक्शन करना चाहता है कंपनी के साथ और वो क्या करता है, कंपनी के साथ व्यवहार करने में लापरवाही कर देता है, वो किसी भी तरह की पूछताछ नहीं करता है, किसी प्रकार की इंक्वायरी नहीं करता है, इंस्पेक्शन नहीं करता, जांच पड़ताल नहीं करता, कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठी नहीं करता, तो इस केस में भी जो आपका इंटरनल जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो अप्लाई नहीं होता, उससे जो सेफ्टी मिलती है वो प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, यदि वह व्यक्ति क्या करता है, अच्छे से इंस्पेक्शन करता है तो उसे कंपनी की जो इरेगुलरिटी है उसके बारे में जानकारी हो जाती है, लेकिन अगर वो नहीं करता है तो इट मीन्स उसने लापरवाही की है, जिससे कि आपका जो इंडोर मैनेजमेंट है वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। उसके बाद आता है फोर्जरी, जालसाजी। अब ये क्या कहता है कि ये जो आपका डॉक्ट्राइन है वो ऐसी ट्रांजैक्शन पे अप्लाई नहीं होता जो शुरू से ही क्या है, फ्रॉड वाली हैं, जो शुरू से ही फ्रॉडलेंट हैं, वॉयड हैं, लेकिन कंपनी के नाम से की गई हैं। ठीक है,
तो इस केस में भी आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स, अंतर नियमों की जानकारी न होना। यदि आपका कोई जो बाहरी पर्सन है, जो आपका आउटसाइडर है, उसको क्या है कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दोनों में से किसी की जानकारी नहीं है। जितने भी आपके कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में उसको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, उसको नॉलेज ही नहीं है। जो आपके कंपनी के आर्टिकल्स हैं उसके बारे में उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। तो इस केस में भी जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो ये आपके कुछ एक्सेप्शन थे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के। अब उसके बाद हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो आता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या कहता है कि सच एक्शन विच आर आउटसाइड द कंपनी आर्टिकल्स आर कार्ड एक्ट्स आउटसाइड द पावर्स। अब ये आपका डॉक्ट्रिन क्या कहता है कि ऐसे काम जो कंपनी के बाहर किए जाते हैं, मीन्स कंपनी की सीमाओं के बाहर किए जाते हैं, कंपनी की जो लिमिट सेट की गई है उससे भी बाहर किए जाते हैं, वो आपके कौन से होते हैं, अधिकारों से बाहर किए जाने वाले कार्य होते हैं, वो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स होता है। इस केस में क्या होता है कि इस केस में ऐसे काम किए जाते हैं जो कंपनी का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज जो बनाया जाता है उसमें ऑब्जेक्टिव्स को कैसे कंप्लीट करना है, उनसे बाहर अगर कोई काम किया जाता है तो वो आपका काम वो आपका अधिकार से बाहर किया जाने वाला काम माना जाता है। ठीक है, या कोई ऐसा काम किया गया है जो कंपनी एक्ट के क्या है अगेंस्ट है, उसके विरुद्ध है, उसके लिए वो क्या है इल्लीगल है, लीगल नहीं है इल्लीगल है, तो उस केस में भी वो जो काम किया जाता है वो कंपनी के अधिकार के बाहर किया जाने वाला काम माना जाता है, वो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स माना जाता है। अब इसके कुछ अफेक्ट्स दिए गए हैं कि जो आपका अल्ट्रा वायर्स जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके क्या क्या अफेक्ट पड़ते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। फर्स्ट आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कि ऐसा अगर कोई काम किया गया है जो क्या है कंपनी के अधिकारों से बाहर है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जो कंपनी के अधिकारों से बाहर किया गया है, उसका उस पर किसी भी प्रकार का कोई राइट नहीं है, किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं है, लिमिट से बाहर वो काम किया गया है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या माना जाएगा, आपका व्यर्थ माना जाएगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बिजनेस लॉ के अंदर भी पढ़ाया था, लास्ट जो वीडियोस थी बिजनेस लॉ के अंदर भी पढ़ाया था कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के लिमिट्स के बाहर किया गया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट किया गया है, ऐसा आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है, वॉइड माना जाता है। उसके बाद आता है इंजंक्शन, मीन्स निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा क्या कहता है, अगर जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, उनके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट की गई, जो भी उनके पास कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट मनी जो है, अगर वो उनका यूज़ सीमा नियम यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज है उससे बाहर करते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जो कंपनी जो है उसका कोई भी सदस्य ट्रिब्यूनल से क्या कर सकता है, इंजेक्शन प्राप्त कर सकता है, इंजेक्शन रिसीव कर सकता है, और उस कार्य को करने से कंपनी को अथवा संचालकों को रोक सकता है। कि मान लीजिए अगर आपको कोई शेयर होल्डर या कंपनी का कोई इन्वेस्टर है, वो क्या करता है, कंपनी का जो मनी है, जो इन्वेस्टमेंट मनी है, उसका प्रयोग क्या करता है, कंपनी के उद्देश्यों से बाहर करता है। तो इस केस में जो कंपनी का कोई मेंबर हो या कोई विश्वासु पर्सन हो, वो क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल के सामने वाद प्रस्तुत कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, और इस काम को होने से उसको रोक सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, संचालकों का व्यक्तिगत दायित्व। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो आपके डायरेक्टर्स हैं, अगर वो क्या करते हैं
कि जैसे आपका जो ऑब्जेक्ट जो क्लोज है उसके अंदर लिखा गया है कि कौन कौन सी पेमेंट करनी सही है, कौन कौन सी नहीं है, यानी कि उसमें लिमिट सेट की गई है कि कौन कौन सी पेमेंट करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी है। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर कोई आपका डायरेक्टर है वो क्या करता है, वो कंपनी के ऑब्जेक्ट से बाहर कोई पेमेंट करता है, मीन्स मनी का यूज़ करता है और पेमेंट कर देता है कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज के बाहर, तो उस केस में जो आपका डायरेक्टर होता है उसको कंपनी का जो मनी है, जो पैसा है, जो धन है, जो उसने पेमेंट में दिया है, उसको क्या करना होगा, उसे वापस करना होगा, रिटर्न करना होगा। लेकिन ये आपको सिद्ध करना होगा, ये प्रूव करना होगा कि उसने जो पेमेंट की है उसको इस बात का पता नहीं था, या अगर उसको पता था कि वो जो पेमेंट कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो कंपनी ऑब्जेक्टिव क्लोज के बाहर है, तभी वो कंपनी को पैसे रिटर्न करने के लिए लायबल होगा। अगर जो आपका उसने जो पेमेंट की है वो बाई मिस्टेक की है, मीन्स उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो वो जो आपका डायरेक्टर है उस केस में आप उससे मनी वापस नहीं मांग सकते। ठीक है, तो ये प्रूव करना ज़रूरी है कि उसने कंपनी के जो ऑब्जेक्ट क्लोज है उसके बारे में पता होने के बावजूद भी ऐसी पेमेंट की है जो कंपनी के अगेंस्ट थी, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज से बाहर थी, तभी वो उस पेमेंट को वापस करने का यानी कि रिटर्न करने के लिए क्या होगा, लायबल होगा। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, अल्ट्रा वायस एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, कार्य से बाहर प्राप्त की गई संपत्ति। यदि क्या कहता है, यदि कोई ऐसी एसेट या प्रॉपर्टी खरीदने में क्या है, कंपनी के धन का अधिकार से बाहर प्रयोग किया गया है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको खरीदने के लिए क्या है, कंपनी के राइट से बाहर मनी का क्या किया गया है, यूज़ किया गया है, तो कंपनी का संपत्ति पर अधिकार जो है, उसका जो कंपनी का जो राइट है वो प्रॉपर्टी के ऊपर सेफ रहेगा, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो दोषपूर्ण तरीके से यानी कि फ्रॉड से प्राप्त की गई है। लेकिन वो जो आपने कैपिटल उसमें पे की गई थी वो क्या है, वो एक तरह की ग्रुपिंग कैपिटल है। ठीक है, तो इस केस में क्या माना जाता है कि जो आपने अधिकारों से बाहर जो एसेट जो प्रॉपर्टी प्राप्त की गई है वो कंपनी की स्थिति आवश्यक की तरह होती है। ठीक है, ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई ऐसी एसेट या प्रॉपर्टी जो कंपनी के अधिकारों से बाहर लेकर क्या की गई है, परचेज की गई है, खरीदी गई है, ठीक है, या उसके लिए अधिकारों से बाहर जाकर मनी का यूज़ किया गया है, तो ऐसी प्रॉपर्टी पर जो अधिकार होता है, जो राइट होता है, वो किसका होता है, कंपनी का होता है। उसके बाद आता है ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी, अधिकार का आश्वासन भंग। यदि जो है जो आपके संचालक हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो कंपनी के एक एजेंट होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो किसी भी बाहरी पर्सन के साथ अगर व्यवहार करते हैं तो उनको जो आपका गोल्डन रूल्स है वो ये कहता है कि हर किसी को जो आपका ट्रू जो स्टेटमेंट है वो दिखानी चाहिए, जो आपका प्रोस्पेक्टस जो ट्रू है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रू उसके बारे में बतानी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर जो आपका डायरेक्टर है वो क्या करता है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, किसी बाहरी पर्सन को ऐसी वारंटी दे सकता है, ऐसे आश्वासन दे देता है जो कि क्या है, कंपनी के अधिकारों के बाहर है, कंपनी की अथॉरिटी के बाहर, उसके राइट्स के बाहर है, तो इस केस में जो भी लॉस होता है, चाहे वो कंपनी को होता है या जो दूसरी पार्टी है उसको होता है, उस लॉस के लिए जो कंपनसेट है वो कौन करेगा, वो आपका संचालक करेगा। उस लॉस के लिए पूरा लाइबल कौन होता है, वो आपका डायरेक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि इस केस में जो आपका वारंटी जो है वो क्या हो जाती है, वो ब्रीच हो जाती है, क्योंकि ऐसा आश्वासन जो कंपनी के जो कंपनी पूरा ही नहीं कर सकती, जो कंपनी दे ही नहीं सकती, उसके अधिकारों के बाहर है। ठीक है, तो उस केस में तो वो वारंटी क्या मानी जाती है, ब्रीच मान ली जाती है, और उससे जो भी लॉस होता है वो सारा लॉस कौन पे करता है, डायरेक्टर आपका
पे करता है। उसके बाद आता है अल्ट्रा वायर्स टोर्ट्स, अधिकारों के बाहर गलत कार्य। यदि क्या होता है कि कंपनी का जो एम्प्लॉई है वो जो आपके मेमोरेंडम का जो ऑब्जेक्टिव क्लोज है उसके बाहर किसी भी व्यापार के संबंध में क्या करता है, कोई गलत कार्य करते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति या संपत्ति को हानि पहुंचाना, किसी भी पर्सन को या किसी की प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाना, उसको डैमेज करना, तो कंपनी को इसके लिए उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। कंपनी को जो कंपनी आपकी है उसको इसके लिए लायबल नहीं माना जाएगा। इस केस में जो कंपनी जो होती है वो उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको केवल ऐसे गलत कार्यों के लिए लायबल ठहराई जा सकती है जो कि उन्होंने कंपनी के कानूनी कारोबार को करने के दौरान किए हो। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहता है कि उस केस में आपकी जो कंपनी है वो लायबल मानी जाएगी जब जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो कंपनी का जो कारोबार है, जो उसका बिजनेस जो है उसको बढ़ाने के लिए किया गया है या कंपनी को प्रॉफिट अर्न करवाने के लिए किया गया है, तो उस केस में आपकी कंपनी लायबल मानी जाएगी। अदरवाइज जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं अगर उन्होंने ऐसा कोई काम किया है, ऐसा कोई गलत काम किया है जो कि किसी दूसरे पर्सन को डैमेज करता है या उसकी किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, तो उस केस में आपका एम्प्लॉय ही लायबल माना जाएगा। उस केस में आपकी जो कंपनी है उसको लायबल नहीं माना जाएगा। तो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने आपके डॉक्ट्राइन जो हैं उनको कंप्लीट किया है, जिसमें हमने आपका फर्स्ट जो डॉक्ट्राइन था वो इंडोर मैनेजमेंट था, सॉरी कंस्ट्रक्टिव नोटिस था, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। सेकंड हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन किया और उसके जो अपवाद हैं, जो एक्सेप्शंस हैं, उसके बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया। उसके बाद हमने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के बारे में पढ़ा। अल्ट्रा वायर्स को पढ़ने के बाद उसके क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, क्या क्या उसके प्रभाव होते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में क्या क्या डिस्कस किया। सो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर।